गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए, कल हमने उदाहरण कंप्लीट किए थे विविध प्रश्नावली के। आज हम प्रश्नावली में जो प्रश्न मैंने आपको घर से दिए थे वो आपने किए होंगे। जो बहुत ही सरल प्रश्न हैं वो दिए थे, जो थोड़े से भी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है जिन क्वेश्चन में, वो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, जैसे चौथा प्रश्न हो गया, छठा और सातवां। छठा सातवां तो हम करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे वो भी अभी देखेंगे। करेंगे नहीं का मतलब ये हम कर चुके हैं, या आप कह सकते हो कि ये पेपर में इस तरह का आएगा नहीं। आया भी तो ये रटने वाली चीज़ें हैं, या जो भी है अभी देखेंगे। पहले चौथे प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो चौथा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। एक फलन है आर से, आर में ही, लेकिन कहाँ तक का, -1 से 1 तक की बीच की संख्याओं के लिए। -1 है, ये आप देखते हैं संख्या रेखा 0 है और 1 है। ये संख्याएं, इसके बीच में अनंत संख्याएं हो सकती हैं इधर भी। तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक के लिए है। पहले वाले में तो पूरा आर है, ठीक है। और दूसरे वाले में सिर्फ -1 से लेके 1 तक के बीच की संख्याएं हैं। ये कहना चाह रहा है, ये इस तरह से तब लिखा गया है। ठीक है, समझना जरूरी है इस चीज़ को। आगे देखिए, आपको इससे कोई अभी फर्क पड़ेगा नहीं। अब आपको मेन ये है कि आपको फलन दिया है एफ एक्स बराबर एक्स बट्टे 1 प्लस मॉड एक्स, और इसे आपको एक एक की और आच्छादक दिखाना है। तो आपके दिमाग में यहाँ पर आएगा कि यहाँ मॉड एक्स दिया है, और मॉड एक्स के बारे में तो हमने पढ़ा था कि ये एक्स के बराबर तब होता है जब ये एक्स बड़ा हो 0 से या 0 के बराबर हो, और -x के बराबर तब होता है जब ये 0 से छोटा हो। 0 से छोटा होगा तो खुद ही ऋणात्मक आ जाएंगी ना संख्याएं, और 0 से बड़ा है, 0 के बराबर होगा तो धनात्मक ही लिखते हैं हम, इसलिए। तो आपको यहाँ पर भी दो फलन बन रहे होंगे, एक नहीं बनेगा। एक तो बनेगा एफ एक्स बराबर एक्स बट्टे 1 प्लस एक्स। जब आप मॉड एक्स को एक्स के बराबर लोगे, कब लोगे, जब एक्स बड़ा हो 0 से या उसके बराबर हो। और दूसरा फलन आपका क्या बनेगा, एफ एक्स बराबर एक्स बट्टे 1 माइनस एक्स, क्योंकि मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स रख लोगे। ये कब होगा, जब एक्स लेस देन 0 हो, 0 से छोटा होगा। तो आपको दो फलन मिलेंगे, इन दोनों को ही आपने एक एक की और आच्छादित दिखाना पड़ेगा, यानी दो बार करना पड़ेगा। तो कैसे किया है वो जरा देखते हैं हम। तो देखिए हमने क्या किया, पहले फलन को दो हिस्सों में लिख दिया, वही कि ग्रेटर देन 0 में इसको धनात्मक लिखा, लेस देन 0 में इसको ऋणात्मक लिखा। ठीक है, अब आपके यहाँ दो फलन है, एक है एफ एक्स बराबर ये पूरा, और एक है एफ एक्स बराबर ये नीचे वाला। इन दोनों को अलग अलग दिखाना है, तो हम पहला वाला हिस्सा कर रहे हैं जिसमें हमने 0 से बड़ा या 0 के बराबर लिया है। तो आपको पता है एक एक के लिए एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू होता है। इस वाले में रखोगे x1 हर जगह और x2, फिर आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ गुणा इसको यहाँ गुणा, और ये आया। फिर आपको पता है x1 x2 सेम है तो कट जाएगा, या इधर आके घटा के 0 हो जाएगा। बचा क्या, x1 बराबर x2। एक एक का नियम था कि आप लेते थे एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, और आपको उत्तर आता था x1 बराबर x2, और ये आने पर क्या हो गया, आता है f एक एक ही हो गया। ठीक है, आच्छादक की बात करते हैं तो y बराबर एफ एक्स लोगे, और y एफ एक्स की जगह यही वाला रखोगे जो ऊपर लिया है आपने, x बट्टे 1 प्लस एक्स। इसको हल करके x का मान निकालना पड़ता था, तो हमने वही किया, इसको गुणा किया इधर, फिर x वालों को एक तरफ ले गए, और इनमें से x कॉमन लेंगे, ये लिया, और इस तरह से बट्टे में चल जाएगा, तो x बराबर वाई बट्टे 1 माइनस वाई आएगा। अब ध्यान देना, आपसे मैंने कहा था एक तरफ पूरा r है और एक तरफ दूसरे में -1 से लेके 1 तक के बीच की संख्याएं हैं, इसके बीच में फलन f है। आपको पता है यहाँ वाली संख्याओं को x कहते हैं, यहाँ वालों को y कहते हैं। अब इस y में आप -1 से 1 तक के बीच की कोई भी संख्या रखोगे और हल करोगे। ठीक है, इनके बीच की संख्या -1 और 1 को नहीं रख सकते, ध्यान देना, वहाँ दिया था -1 x1, यानी -1 से बड़ा होगा और x से 1 से छोटा होगा। एक और -1 नहीं रख सकते इसमें, उनके बीच की संख्याएं रख सकते हो। ठीक है, तो उसको रखोगे तो जो x का मान आएगा ना वो इसके अंदर आएगा, यानी सारी वास्तविक संख्याएं होंगी। और ये होता है, आप चाहो तो 0 रख के देखो, 0 बट्टे 1 माइनस 0 0 आया, और 0 एक वास्तविक संख्या है, तो हमने बिलोंग्स टू आर लिख दिया। इसका मतलब f जो है वो आच्छादक भी है। समझ गए। अगला देखो, फिर हमने दूसरा पार्ट किया जिसमें हमने इसको माइनस में लिया था, वही एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू रख लिए मान इसमें, और फिर इसको हल किया, तो यहाँ पर -x1 -x2 एक दोनों साथ आ रहे हैं, x1 x2, इनको कट कर लेंगे तो बचेगा x1 बराबर x2। इसका मतलब f जो है वो एक एक ही है। लिखना है इसमें, समझ जा, जो अपने पहली वाली प्रश्नावली में था ना वही चीज़ चल रही है, कोई टफ नहीं है। ठीक है, और लग भी नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से जिसने शुरुआत से पढ़ा होगा। अच्छा तक की ओर चलते हैं, y बराबर एफ एक्स लोगे, एफ एक्स में यही वाला मान रखोगे, गुणा करोगे, x वालों को एक तरफ लाओगे, तो और x का मान निकालोगे, तो 1 प्लस वाई आया बट्टे में, उसमें 1 माइनस वाई आ रहा था। वही सेम काम -1 से लेके 1 तक के बीच की संख्या है, बीच की, इन दोनों को नहीं, इनके बीच की संख्याओं को रखोगे तो जो x आएगा हल करने पर वो वास्तविक संख्याओं में ही होगा, इसलिए f जो है वो आच्छादक हो गया। बस इतना सा करना था, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था कि चौथा वाला हम करेंगे,
और फिर ये 2 प्रश्न नहीं करेंगे मतलब ये किए हुए हैं समझ लीजिए एक तरह से। चलो देखते हैं फिर बाकी ये घर से दिए थे। छठा प्रश्न देखो, एक फलन दिया है ये, एक फलन एफ और एक जी। आपसे कह रहा है कि जी ओ एफ एकेकी है और जी एकेकी नहीं है, इस तरह का उदाहरण आप दीजिए कह रहा है। उदाहरण दीजिए, आगे आंसर दिया है एफ एक्स बराबर एक्स ले लो और जी एक्स बराबर आप मॉड एक्स ले लो, और इनको हल करोगे तो आपका जो जी ओ एफ करोगे ना हल, वो आपका एकेकी आएगा और जी जो है वो एकेकी नहीं आएगा। इसलिए मैंने कहा ऐसा प्रश्न नहीं करेंगे। पेपर में आ सकता है ये दिया हो और इसको एकेकी दिखाओ करके आ सकता है, तो ये तो करना हमने सीखा ही है। अगला वाला दूसरे में भी कह रहा है कि ऐसे उदाहरण दो जिसमें एफ हो, जी ओ एफ तो आच्छादक हो लेकिन एफ आच्छादक ना हो। तो नीचे उत्तर में आपको एफ एक्स बराबर एक ये दिया है, एक ये, इन दोनों उदाहरण को लेके हल करोगे तो यही चीज़ आएगी जो बोला है। इसलिए ऐसे प्रश्न कभी पेपर में नहीं आते कि आप इसका उदाहरण दीजिए, इसका उदाहरण दीजिए। बस ये हमारे समझने के लिए है कि जब आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ तो इस तरह के उदाहरण आप अपने मन से बना सकते हो। ठीक है, फिलहाल तो ये उन्होंने खुद बना कर दिया है। इसमें वक्त बहुत ज़्यादा लगता है, क्यों? क्योंकि आपने 2 फलन बनाए, उनको हल करोगे, अगर यही चीज़ आएगी तो आप कहोगे हाँ सही दिया था, बनाया मैंने। अगर मान लो सही नहीं आया तो इसका मतलब आपने जो माने थे फलन वो गलत हैं। फिर दोबारा मानोगे कुछ नया, फिर तीसरी बार मानोगे, तो ऐसे 1000 बार भी मानना पड़ सकता है। तब इसने यहाँ संकेत दिया है। अब हम रट के तो जाएंगे नहीं पेपर में ना कि ऐसा आएगा तो इसका एक उदाहरण ये है। तो इससे अच्छा तो आप इस तरह के प्रश्नों को कभी मत करना। बस याद रखना कि ये हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन हैं, जिनका मतलब कि आप जब बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं तो ही आप ऐसे उदाहरण बना सकते हो, इसके अलावा कुछ और। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न फिलहाल अभी हमें नहीं करने हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग इसके बाद। ठीक है, 7 तक हो गई। 8वां प्रश्न कौन सा है? हाँ ये रहा। 8वां प्रश्न देखिए, आपसे कह रहा है एक अरिक्त समुच्चय एक्स दिया है। अरिक्त मतलब जिसमें जो रिक्त ना हो, कुछ ना कुछ हो उसमें, यानी एक्स में कुछ ना कुछ इस तरह से संख्याएं होंगी। ठीक है, और आपसे कह रहा है पी एक्स जो कि एक्स के उपसमुच्चयों का समुच्चय होता है, ये आप जानते हो, पावर सेट होता है ये। ठीक है, तो इसके बारे में विचार करिए। बल विचार करने को कुछ नहीं है हमारे पास, हमें पता है कि जितने भी इसमें अवयव होंगे पी एक्स में क्या होगा, उसके ही उपसमुच्चय बनेंगे। ठीक है, मान लीजिए 3 अवयव होंगे तो इसका जब आप बनाओगे तो क्या आएगा, 8 आपके क्या आ जाएंगे, 8 या एक बार करके देख लेते हैं। चलिए, हमने मान लिया कि 1 2 3 संख्याएं हैं, तो इसके पावर सेट में कितने अवयव होंगे, एक 5 आएगा, एक बार 1 2 और 3, फिर 2 2 के जोड़े बनाओ, 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3। ठीक है, गिनिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना अवयव, तो 8 अवयव आ रहे हैं। समझ में आ गया? तो ये 8 अवयव आए कैसे होंगे, 2 की घात जितने अवयव होते हैं ये होता है पावर सेट में अवयवों की संख्या, पी एक्स में अवयवों की संख्या बराबर ये होता है। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे कि जो पी एक्स है, पी एक्स बराबर 2 की घात अवयवों की संख्या, ये लिख दोगे, और ये याद भी रखोगे, पेपर में आ सकता है ऐसा प्रश्न। समझ रहे हो? तो ये अलग से एक जगह लिख लेना, ये 11 पढ़ा था आप लोगों ने। ठीक है, तो इतना ही कहेंगे इसके बारे में, बाकी कुछ लिखना नहीं है, ये चीज़ जरूर लिखोगे आप। ठीक है, इसमें दूसरा आपके बात ये दिया है आगे एक प्रश्न, पी एक्स इस तरह से कह रहा है कि अगर 2 अवयव ले लो तो ए आर बी, जो आर है, आर संबंध, ये किस तरह से है, ए आर बी बराबर ए सबसेट ऑफ बी। मतलब ए जो है वो बी के अंदर होगा, सबसेट होता है, ये सबसेट का चिन्ह होता है। ठीक है, उपसमुच्चय, उपसमुच्चय का चिन्ह होता है, यानी ए जो है वो बी के अंदर होगा, बी के से ही बना हुआ होगा, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो आपको बताना है क्या आर जो है वो एक तुल्यता संबंध है या नहीं। तीनों चीज़ें दिखानी पड़ेंगी, अगर हो कोई भी एक नहीं हुआ तो वहीं रुक जाएंगे। तो ये एक्स अरिक्त समुच्चय है, मतलब इसका कोई ना कोई अवयव होगा। पी एक्स बराबर आप क्या लिखोगे, 2 की घात अवयव की संख्या, अवयवों की संख्या लिख लेना। ठीक है, ये लिख लोगे। बाकी आपको अगला ये एक संबंध दिया है, ए आर बी बराबर ए सबसेट ऑफ बी, तुल्यता दिखाना है, स्वतुल्य दिखाते हैं। तो आपने एक अवयव लिया, आपको स्वतुल्य में ए आर ए ही दिखाना पड़ेगा, दोनों जगह ए। तो आप ए सबसेट ऑफ ए कहोगे, मतलब ए जो है वो ए के अंदर ही होगा, ये तो होता ही है ना, जो खुद है वो खुद के अंदर तो होगा ही होगा, खुद ही का है वो अवयव, तो इसलिए आर स्वतुल्य हो गया। सममित में चलेंगे, हमने ए और बी 2 अवयव ले लिए और हमें ए आर बी दिया होता है, यानी ए जो है वो बी के अंदर है, कहने का मतलब ये बी है, इसके अंदर ए है। ठीक है, अब आपको बी आर ए दिखाना है, बी आर ए बराबर क्या होना चाहिए, बी जो है वो ए के अंदर है। क्या ऐसा हो सकता है, चित्र को देखिए, बी ए के अंदर हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता, जो सत्य नहीं, हमेशा नहीं हो सकता, कहने का मतलब। अगर आप मानिए ना आपके पास 10 कंडीशन दी हों और उसमें से 9 में हो रहा हो, 1 में ना हो रहा हो, तब भी हम कहेंगे कि सम्मित नहीं है, मतलब हर जगह होना चाहिए उसको। तो ए बी के अंदर है,
तो बी ए के अंदर हो ऐसा हमेशा नहीं हो सकता, इसलिए हमने जो सत्य नहीं है तो आप लेना जो हमेशा सत्य नहीं होगा लिख लेना, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, जो हमेशा सत्य नहीं होगा, ठीक है, सत्य नहीं होगा। तो हमेशा नहीं होगा तो इसका मतलब सम्मित नहीं है। अब जब सम्मिति नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमसे पूछा है कि क्या ये तुल्यता संबंध है। तो एक चीज़ नहीं हुई तो इसका मतलब आगे के दो देखने की ज़रूरत नहीं है, देख भी लोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आर तुल्यता संबंध नहीं है, हमने डायरेक्ट लिख दिया है। समझ गए? इतना आ गया समझ में? तो इतना आपने करना है, जो हमेशा सत्य नहीं होगा ये आप लिखोगे। अगला प्रश्न देखते हैं, नवां प्रश्न, ठीक है। नवां पहले देख लीजिए क्या है। नवा प्रश्न हमसे बोल रहा है कि इस तरह से एक स्टार दिया है पी एक्स गुणा पी एक्स से, पी एक्स में मतलब जोड़े के रूप में होंगे इसमें। आपको इससे कोई मतलब नहीं है, मेन है इससे मतलब ए स्टार बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो ए और बी में से कॉमन होगा, यानी जो दोनों में आता होगा, ठीक है। आगे आपको ये दिया है और आपको बताना है, सिद्ध कीजिए कि क्या इसका तत्समक अवयव एक्स है। ये सिद्ध करना है आपको, इसका जो तत्समक अवयव आएगा ना वो एक्स आएगा, यानी आपको तत्समक अवयव वाला नियम आना चाहिए। अवयव स्टार तत्समक अवयव बराबर वही अवयव आता था, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा है कि ये स्टार के लिए पी एक्स में केवल एक्स जो है वो व्युत्क्रमणीय अवयव है, यही बताना है आपको कि एक्स जो है वही व्युत्क्रमणीय अवयव है। साथ में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि शुरू में आपको एक्स से एक समुच्चय दिया हुआ है, ठीक है। करते हैं फिर, ध्यान रखना क्या क्या चीज़ें बोली मैंने। यानी आपको एक समुच्चय एक्स दिया है, अरिक्त है, कुछ ना कुछ होगा इसके अंदर, और ए स्टार बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी दिया है। इसका सिद्ध करना है आपको कि तत्सम अवयव एक्स निकालना है और एक्स को व्युत्क्रमणीय दिखाना है, ठीक है। देखते हैं, चलिए ये एक ही लाइन में हो गया है, ठीक है। हमने एक अवयव ए ले लिया और ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर क्या आएगा, ए ही आएगा, है ना, क्योंकि एक्स जो है, एक बार देखिए दोबारा से, एक्स को आपने क्या दिखाना है, तत्सम अवयव दिखाना है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि जब ए और एक्स को आप क्या करोगे, ए और एक्स का इंटरसेक्शन करोगे, ठीक है, ये रहा इस तरह से। देखिए एक्स क्या है, एक अरिक्त समुच्चय है, बड़ा समुच्चय है एक्स, ठीक है। ये बड़ा समुच्चय है, इसमें बहुत सारे अवयव हैं और हमने इसके अंदर से एक अवयव लिया है, इसके अंदर ए भी है, बी भी होगा, सी भी होगा, बहुत सारे होंगे। हमने एक एक्स ए इसके अंदर से लिया है, ठीक है। अब आपसे जब ए इंटरसेक्शन एक्स बोलेगा, एक ये ए हो गया और एक ये बड़ा वाला हो गया, इन दोनों में कॉमन क्या है, जो दोनों में आता हो ए ही तो आएगा, इसलिए ए के बराबर। या आप उल्टा बोलो, इस एक्स में और ए में से क्या कॉमन आएगा, वही ए छोटा वाला ही कॉमन आएगा। तो ये तो समझ में आ गया ना आपको कि क्यों इसके बराबर ए के बराबर आया। अब इससे हमें पता चलता है इतने से कि एक्स तत्समक अवयव है। कैसे, हमने तत्समक अवयव वाला रूल देखा, अवयव तत्समक अवयव और अवयव ही आएगा। तो अवयव हो गया ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर ए आ रहा है। तो अब देखिए, अगर एक अवयव को आप एक्स के साथ कर रहे हो और वापस ए ही आ जाए तो इसका मतलब जो एक्स है वो तत्सम अवयव होगा, यानी इससे ये पता चला। साथ में इसके साथ में इसको भी लिखेंगे, ठीक है। दूसरा, अवयव और उसके व्युत्क्रम को अगर आप करो या प्रतिलोम को तो वापस तत्समक अवयव आता है आपके पास। अब तत्समक अवयव ए है, इससे पता चल गया हमको, ठीक है। एक्स है, ये पता चल गया, तो आपने तत्समक अवयव की जगह पे एक्स रखोगे आप, ठीक है। यहाँ पर अवयव स्टार व्युत्क्रम हाँ, तो यहाँ पर ये चीज़ गलत थी, ठीक है। वापस ये चीज़ लिखेंगे। देखो एक अवयव है ए, उसको अगर उसके व्युत्क्रम के साथ में आप इंटरसेक्ट करोगे तो ए आएगा, ये आया। तत्समक तत्समक अवयव ए आ गया था ना, ए लिख लिया। ए को अगर एक्स के साथ करोगे तो अगर तत्समक अवयव आ रहा है, इसका मतलब जो ये एक्स है ये ए का व्युत्क्रम है, तो हमने लिख लिया कि ए का व्युत्क्रम ए इनवर्स बराबर एक्स, या आप उल्टा भी बोल सकते हो, एक्स इनवर्स जो है वो ए के बराबर है। तो इससे हमें पता चल गया कि जो एक ए है वही एक ऐसा अवयव है जिसका इन्वर्स है इसमें, ठीक है। या आप ऐसे बी लोगे तो बी का भी हो सकता है। तो इस तरह से दूसरा पार्ट भी हमारा सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न। 10वें प्रश्न में क्या है जरा देखना, यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जो पीछे पड़ा वो भी रिवाइज होगा। आपसे कह रहा है 1 से देखिए एन तक का अवयव है, एन अवयव, इसमें से अभी तक कितने आच्छादक फलन बन सकते हैं, कह रहा है। देखिए जितने एक एक ही फलन बनते हैं ना उतने आच्छादक ही फलन भी बनते हैं। तो हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पे, रिवाइज होगा कि अगर n अवयव हैं तो एक एक की कितने एक एक ही फलन बनेंगे, कहा था हमने जितने होंगे। मान लो एक पीछे मैंने 1 2 3 करके 3 अवयव थे ना, इसमें कितने एक एक ही फलन बनेंगे करके आया था अभी प्रश्न पीछे आपका। तो आपने कहा 3 फैक्टोरियल, हल किया 6 आया। तो मतलब 3 संख्याएं तो 3 का फैक्टोरियल किया ना, इसमें n संख्याएं हैं तो n का फैक्टोरियल करोगे, यानी एक एक ही फलन कितने बनेंगे, n फैक्टोरियल।
इसी तरह से आच्छादक फलन जो होंगे ना वो भी एन फैक्टोरियल बनते हैं, सेम चीज़ें, क्योंकि एक एक ही आच्छादक हम साथ में देखते हैं ना, तो इस तरह से एन फैक्टोरियल ही बनेंगे, इसमें भी फलनों की संख्या जो होगी। समझ में आ गया। अब आते हैं द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या। एक आपको मैंने ये भी पढ़ाया था, लास्ट प्रश्न जो है इस प्रश्नावली का, उसमें आपको दो अवयव दिए थे, एक और दो। आपसे करता बताओ कितने, अच्छा कितने इसमें द्विआधारी संक्रियाएं होंगी। तो आपने कहा दो हैं संख्याएं और दो की घात, इन्हीं इसी दो को दो बार गुणा कर देते हैं, बताया था। अब यहाँ n संख्याएं हैं तो n की घात n गुणा n होगा। तो ये आप अच्छे से रख लेना, इससे प्रश्न पक्का पेपर में बनेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। पीछे दो तीन प्रश्न करे हैं वो भी हैं इसमें ही आएंगे, और ये भी इसमें ही आएगा, तो इतना याद रखना। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर n फैक्टोरियल है, पहला वाला पार्ट। आगे बढ़ते हैं 12वां प्रश्न। 12वें प्रश्न में आपको दो इस तरह से फलन दिए हैं, आप देखना इसे। दो फलन दिए हैं ए स्टार बी करके, और ए स्टार बी बराबर मॉड ए माइनस बी है, ठीक है, स्टार इस तरह से है, और ए ओ बी का बराबर ए है। दो फलन है, एक स्टार एक ओ, दो आपको द्विआधारी संक्रियाएं दी हैं। आपसे कह रहा है कि स्टार को क्रम में दिखाओ और साहचर्य नहीं दिखाना है, ठीक है। आप पहले इसको हल करोगे, क्रम में दिखाओगे, आता है आपको दिखाना, ठीक है, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए करके, और साहचर्य है या नहीं वो भी दिखाओगे, और उसमें जब दिखा रहे होगे तो उसमें आपका ये साहचर्य नहीं आएगा। ये करके खुद देखना है, मैं नहीं कराऊंगा इससे, क्योंकि ये आपने करा हुआ है। दूसरा कह रहा है ए ओ बी बराबर ए है, इसको भी आपने क्रम में दिखाना है, लेकिन ये क्रम में नहीं आएगा, क्योंकि ए ओ बी बराबर पहला वाला ए आ रहा है, बी ओ ए बराबर बी आ जाएगा पहला वाला, तो ए और बी तो बराबर नहीं है, इसलिए क्रम में नहीं है। साहचर्य दिखाओगे तो आ जाएगा, ठीक है, हल करना पड़ेगा आपको, ये दो खुद करोगे। तीसरा पार्ट मैं करा रहा हूँ आपको, ए स्टार बी ओ सी बराबर ए स्टार बी ओ ए स्टार सी दिखाना है। तो मैंने इसका एल एच एस लिया, ए स्टार बी ओ सी। अब देखो बी ओ सी का मतलब क्या होगा, जैसे ए ओ बी का मतलब पहला वाला था, तो ऐसे बी ओ सी का मतलब पहला वाला बी हो जाएगा, तो बी लिख लिया। फिर ए स्टार बी का मतलब आपको दिया है मॉड ए माइनस बी, यानी एल एच एस को हल करने पर इतना आया। आर एच एस को हल किया तो ए स्टार बी का मतलब क्या होगा, मॉड ए माइनस बी, और ए स्टार सी का मतलब क्या होगा, मॉड ए माइनस सी, यहाँ से देखकर। उसके बाद दोनों का अगर ओ निकालोगे तो पहला वाला आता है, पहला वाला क्या है, ए मॉड ए माइनस बी, मॉड ए माइनस बी आ गया। एल एच एस भी इतना आया, आर एच एस भी इतना, यानी दोनों बराबर, तो ये सिद्ध हो गया। समझ में आया, बहुत आसान प्रश्न था, बस दो पार्ट आपको खुद करने हैं। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न क्या है, एक बार देख लो जरा। आपको ये दिया है इस तरह से, एक अरिक्त समुच्चय एक्स है जिसके लिए आपको एक संक्रिया दी है, ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, दोनों को घटाओ, फिर यूनियन, फिर उल्टा घटाओ बी माइनस ए, ये आपको दिया है, ठीक है। आपको क्या दिखाना है कि इसमें सिद्ध कीजिए कि रिक्त समुच्चय जो फाई होता है ना, रिक्त समुच्चय, ये इसका तत्सम अवयव है, एक ही दिखाना है। दूसरा, समस्त अवयव ए, जो भी ए होंगे इसके अवयव, सारे अवयव वो व्युत्क्रमणीय हैं, और ए इनवर्स बराबर ए, जैसा ऊपर किया था ना इससे पीछे 11वां प्रश्न, उसी की तरह से में। तो आपको देखते हैं क्या क्या करना है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आपको इसके लिए, इस स्टार वाले के लिए आपको तत्सम अवयव फाई दिखाना है, दूसरा इसको व्युत्क्रमणीय दिखाना है। तो आपको दोनों नियम आने चाहिए, तत्समक वाला और व्युत्क्रमणीय वाला। तत्समक वाला हम लगा रहे हैं, हमने ए और फाई दोनों लिए अवयव। तत्समक वाले में क्या होता है, अवयव को अगर तत्समक के साथ करो अवयव आ जाए, तो इसका मतलब ये जो है तब क्या होगा, तत्समक होगा। तो हमने ए को अगर इस फाई के साथ करें और वापस ए ही आ जाए, तो हमारा सिद्ध हो जाएगा फाई क्या है, तत्समक है। तो इसको सिद्ध करना है अब आपने, और इसमें आप एल एच एस लोगे, एल एच एस को हल करो, आर एच एस आना चाहिए। तो आपने किया ए स्टार फाई बराबर क्या आ जाएगा, पहले ए में से फाई को घटाओ यूनियन, फिर फाई में से ए को घटाओ, ठीक है, इस तरह से। अब जब ए में से एक अवयव है ए, इसमें से फाई को मतलब जीरो को घटाओगे तो ए ही आएगा, और अगर फाई में से ए को घटाओगे, जिसमें कुछ नहीं है उसमें से अगर ए को घटाओगे तो फाई ही आएगा। यानी आपके पास कोई संख्या जीरो है, आपके पास जीरो पेन है, आपसे कहेंगे एक पेन घटाओ, तो आप कहोगे मेरे पास है ही पेन ए जीरो, तो कुछ भी घटाओ जीरो ही माना जाएगा, ठीक है। फिलहाल वहाँ पर अलग चीज़ है, यहाँ अलग, तो फाई हो जाएगा। अब फिर ए और फाई को जोड़ोगे तो ए ही आएगा, यूनियन मतलब जोड़ना एक तरह से, ठीक है। तो ए आ जाएगा, यानी एल एच एस को हल किया और आर एच एस आ गया, तो इसका मतलब फाई जो है वो इसका तत्समक अवयव है। आसान है, देखो आसान भाषा में करा रखा है मैंने, ना कोई ज़्यादा थ्योरी ना कुछ, और जो प्रश्न भी खतरनाक तरीके से लिखा था उसको भी सरल तरीके से लिखने का तरीका सिखा रखा है तुम्हें, ये चीज़ समझ रहे हो ना, तो इसलिए अच्छे से पढ़ो। दूसरा, ए को व्युत्क्रमणी दिखाना है, तो व्युत्क्रम का रूल, अवयव को अगर व्युत्क्रम के साथ करें तो तत्समक आएगा। तो हमने एक अवयव ए लिया और इसको अगर ए के साथ ही करें, क्योंकि आपको ए इनवर्स बराबर ए दिखाना है ना, यानी ए का जो व्युत्क्रम है वो ए ही होगा। वो कब होगा, जब आप ए को ए के साथ करो और तत्समक फाई आ जाए, फाई ऊपर दिखा रखा है। तो एल एच एस को हल करते हैं, ए स्टार ए, तो आपको पता है पहले में से दूसरा घटाओ यूनियन, दूसरे में से पहला घटाओ, बात एक ही है। ए में से ए घटाओ दोगे तो जीरो आ जाएगा, जीरो को फाई से दिखाते हैं,
इधर भी फाई आएगा, फाई और फाई का यूनियन करोगे तो फाई ही होगा। ठीक है, इसका मतलब ए जो है वो व्युत्क्रमणीय हो गया, ये बराबर आ गया ना आरएचएस के। अब इसका मतलब जो ए है, ये वाला दूसरा वाला ए, ये पहले ए का इन्वर्स है, तो ए इन्वर्स बराबर ए, यानी वो पार्ट भी सिद्ध हो गया इसी से। ठीक है, समझ गए होगे। आगे बढ़ते हैं फिर 14वें प्रश्न की ओर। 14वें प्रश्न में देखो आपको इस तरह से 0 से लेकर 5 तक का ये संख्याएं हैं, इसका एक समुच्चय है। आपको ए स्टार भी दो तरह से दिया है। जब आप ए और बी को, इन दोनों को जोड़ोगे और ये 6 से छोटा आए, तो उस समय तो ए प्लस बी के बराबर होगा। और जब ये ए प्लस बी को जोड़ोगे और ये 6 के बराबर और 6 से बड़ा आ जाए, तो उस समय ए प्लस बी माइनस 6 होगा। यानी दोनों का प्रयोग होने वाला है एक ही प्रश्न में। आपको दिखाना है कि जो 0 है वो इसका तत्समक अवयव है, और ए जो है वो व्युत्क्रमणीय है, और जो 6 माइनस ए है ये ए का प्रतिलोम है। समझ रहे हो ना, यहाँ ए को ए का प्रतिलोम नहीं, 6 माइनस ए को ए का प्रतिलोम दिखाना है। तो करते हैं जरा, पहले दिखाते हैं 0 का तत्समक अवयव। तो हमने तत्समक अवयव का नियम लगाया यहाँ पर, अवयव तत्समक अवयव बराबर अवयव, यानी ए लोगे और तत्समक अवयव को हमको 0 दिखाना है सिद्ध, तो 0 बराबर ए। अब ए स्टार 0, यानी अगर एक इसमें से लिया आपने अवयव, ए आपने इसमें से लिया कोई भी एक अवयव ले लिया आपने इन संख्याओं में से। ठीक है, 0 से लेके 5 तक की संख्याओं में से। अब इनमें से आपने ये लिया, इसमें अगर 0 जोड़ दो किसी भी संख्या में, 5 में ही जोड़ दो, तो जोड़ने पे कितना आएगा, 5 ही तो आएगा। या 4 में जोड़ोगे तो 4, यानी 6 से छोटा आएगा। अब 6 से जब छोटा आएगा तो आप a प्लस बी लगाओगे इस नियम के अनुसार। तो आपने यही किया कि a प्लस 0 लगाया, तो a आ गया, यानी RHS के बराबर, यानी 0 तत्समक अवयव सिद्ध हो गया। दूसरा हिस्सा आपसे कह रहा है ए स्टार 6 माइनस, आप अवयव को अगर व्युत्क्रम से करो और तत्समक आ जाए, तो ये नहीं, ये चीज़ जो व्युत्क्रम है ये इसका वो हो जाएगा। तो आपको सिद्ध करना है 6 माइनस ए को व्युत्क्रम ए का। तो अवयव की जगह ए रखा, व्युत्क्रम की जगह 6 माइनस ए रखा, तत्समक तो अभी निकाला है 0। आपने हल किया एलएचएस को, अगर आरएचएस दिखा दो तो आ जाएगा। आपको पता है कि अगर इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो जोड़ने पे कितना आता है, 6 आ रहा है। आपको पता है कि अगर जोड़ने पे 6 के बराबर आए या 6 से छोटा आए और 6 से बड़ा आए, तो आप a प्लस बी माइनस 6 लिखोगे, यानी दोनों को जोड़ के 6 घटा दोगे। हमने दोनों को जोड़ा और 6 घटा दिया। ठीक है, यहाँ पर, और तो a कट गया, 6 6 कट गया, 0 आ गया, यानी ये RHS के बराबर आ गया, यानी व्युत्क्रमणीय हो गया। और साथ ही ये जो है a 6 माइनस ए, ये a का व्युत्क्रम होगा। तो हमने यही लिख दिया, 6 माइनस ए का व्युत्क्रम या प्रतिलोम है। समझ में आया। ध्यान रखना यहाँ पर कि आप यहाँ पर तो लगा रहे हो दोनों को जोड़ के 6 में से माइनस, क्योंकि इन दोनों को जब जोड़ रहे हैं तो 6 आ रहा है, और वो ऊपर दिया गया था आपको ये वाली चीज़, जो ये दिया है ना, ये बहुत काम का है। जोड़ने पर जब 6 से छोटा आए तो a प्लस बी के बराबर होगा, और जोड़ने पर जब 6 आए या 6 से बड़ा आए तो दोनों को जोड़ के 6 घटाओगे, वो होगा ये संख्या। समझ में आया। तो ये इस तरह से था। आगे आपका समय मेरे ख्याल से आप लोगों को, अगला 15वां प्रश्न देखते हैं, ज़्यादा बचे नहीं हैं अब। 15वां प्रश्न देखिए, आपको एक a दिया है -1 0 1 2, और b दिया है ये, और आपसे f और g जो हैं ये a से b में क्या करते हैं, फलन है। ठीक है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए दिया है, जी एक्स बराबर ये पूरा सा दिया है, और साथ में x जो है वो a का अवयव है, यानी इन चारों में से ही कोई एक होगा। आपको बताना है क्या f और g समान है, बाकी ये नोट वोट फालतू चीज़ है। f और g बराबर हैं कह रहा है, तो आप क्या करोगे, एफ एक्स और जी एक्स को निकालोगे, किसके लिए, सभी ए वालों के लिए, क्योंकि आपको पता है एक्स जो है कह रहा है वो ए के अवयव हैं। तो आप क्या करोगे ना, एक बार आप एफ एक्स निकालोगे -1 के लिए, और जी एक्स भी निकालोगे -1 के लिए, बराबर आनी चाहिए। फिर एक बार एफ एक्स निकालोगे 0 के लिए, और जी एक्स निकालोगे 0 के लिए। फिर एक बार एफ एक्स निकालोगे वो 1 के लिए, और जी एक्स निकालोगे 1 के लिए, और एफ एक्स जी एक्स निकालोगे 2 के लिए। ये बी के अवयवों का कोई यहाँ प्रयोग नहीं है, क्योंकि आपसे बोला है एक्स जो है वो ए का अवयव है, यहाँ भी और यहाँ भी। समझ में आया। तो हम चारों को निकालेंगे, चारों में बराबर आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं जरा कैसे किया है। ये रहा, तो ये चीज़ें मैंने लिख ली। ठीक है, और अब हमने निकालना शुरू किया, x बराबर -1 के लिए f -1 निकाला, यहाँ मान रखा -1 हर जगह, 2 आया। ऐसे जी एक्स यहाँ भी हमने -1 रखा, और यहाँ भी हमारा 2 आया। ध्यान क्या रखना है कि जब आप मान रखोगे तो उस समय जी एक्स में, तो जो मॉड के अंदर वाली चीज़ अगर ऋणात्मक होगी तो ये धनात्मक बन जाएगी। जैसे यहाँ -3/2 आया, तो अगले स्टेप में ये 2 से 2 काट दिया, और -3 बाहर आके 3 बन गया धन का। फिर 1 के साथ घटाएंगे, सीधे ऐसा नहीं रखोगे, हाँ ध्यान रखना। बस यही काम आपने एक्स और 0 के लिए, 1 के लिए और 2 के लिए करोगे। तो देख लो तीनों जगह बराबर आ रहा है, इसका मतलब एफ एक्स बराबर जी एक्स होगा। ठीक है, इन चारों मानों के लिए निकालोगे
क्योंकि आपको बोला है कि एक्स जो है वो ए का अवयव है, तो ए के अवयव सारों के लिए करोगे। किसी एक में भी अगर एक गलत आता तो इसका मतलब वो बराबर नहीं होते। समझे? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न देखिए, किए हुए प्रश्नों में से है, उदाहरणों में से। ए 1 2 3 दिया है, आपको ऐसे कितने संबंध होंगे कह रहा है जिसमें 1 2 और 1 3 हो। ये दोनों होने चाहिए, स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो, लेकिन संक्रामक ना हो। आपको आंसर दिया है, ऑप्शन बताने हैं, तो आप इसे निकालोगे, हमने किया हुआ है। तो 16वां प्रश्न देखो क्या है। पहले ये 3 अवयव हैं, आपको 1 2 और 1 3 को तो लेना ही है, स्वतुल्य भी दिखाना है, सममित भी होना चाहिए, संक्रामक नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको ध्यान रखा। और 1 2 3 तीनों अवयव हैं, तो पहले हमने स्वतुल्य के लिए हमें पता है कि 1 1 2 2 और 3 3 तो होने ही चाहिए। साथ में आपको सममित दिखाना है, और पहले ये 2 अवयव लेने हैं, 1 2 और 1 3। 1 2 और 1 3 बोला है ना? ठीक है, सॉरी, इसको काट कर आप यहाँ पर 1 3 लोगे। ठीक है, ये स्वतुल्य हो। अब सम्मित के लिए, हाँ देखो, सबसे पहले हमने स्वतुल्य के लिए तो ये 3 लिए, इन दोनों अवयवों को यहाँ पे लिख दिया। अब आपको सम्मित भी दिखाना है। सम्मित के लिए देखो, 1 2 लिया है तो 2 1 भी लेना पड़ेगा, और 1 3 लिया है तो 3 1 भी लेना पड़ेगा। सम्मित का यही तो मतलब है। अब संक्रामक नहीं है, तो इसके लिए आप 2 3 को नहीं लोगे। अगर 2 3 वाला अवयव ले लेते हो आप, तो इसका मतलब वो संक्रामक हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना सा होगा, इसको इस 2 को लिखना। इसका मतलब केवल एक ही ऐसा संबंध है जो क्या होगा, इस तरह की कंडीशन दिखा सकता है। ठीक है, अगर एक आप 2 3 भी ले लोगे ना इसके साथ में, तो फिर तो 1 2 2 3 है तो 1 3 भी हो जाएगा और संक्रामक भी हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सा हुआ, ये चीज़ सही कर लेना। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। यहाँ पर दिया है ए बराबर 1 2 3 है। अब इसमें क्या करना है, आपको 1 2 लेना है और तुल्यता संबंध वाले। देख लेते हैं, प्रश्न देख लो, ज़्यादा घबराना नहीं है। आपको 1 2 3 अवयव दिए हैं, आपसे कह रहा है कि अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या, यानी अवयव 1 2 को तो लेना ही है, साथ में तुल्यता संबंधी भी होना चाहिए। तीनों चीज़ होनी चाहिए, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। ऐसे कितने संबंध बनते हैं? ठीक है, हम देखते हैं कैसे किया है हमने। तो हमने 1 2 3 भी लेना है, मतलब 1 2 3 में से 1 2 को लेना है और तुल्यता संबंध दिखाना है। तो एक काम किया मैंने, पहले तो तुल्यता के लिए 1 2 को ले लिया, चलो ले लिया। स्वतुल्य दिखाना है, स्वतुल्य के लिए 1 1 2 2 3 3 होगी। ठीक है, उसके बाद सम्मित दिखाना है, सम्मित के लिए 1 2 है तो 2 1 भी होगा। ठीक है, संक्रामक दिखाना है, संक्रामक के लिए आपको पता है 1 2 है और 2 1 है। अगर आप 1 2 लो और 2 1 लो, तो 1 और 1 भी होना चाहिए उसके अंदर, और 1 और 1 भी है, तो ये एक संबंध हो जाएगा। R2 दूसरा संबंध हमने 1 1 2 2 3 3 स्वतुल्य। सम्मित के लिए 1 2 का 2 1, 2 3 का 3 2 और 1 3 का 3 1। संक्रामक के लिए 1 2 है, 2 3 है तो 1 3 भी होगा। ठीक है, यानी सारे अवयव ले लिए ये वाले। तो एक संबंध सारे वाला हो गया, एक संबंध सिर्फ 1 2 और 2 1 वाला। केवल 2 संबंध ऐसे होंगे जो इस तरह की चीज़ को दिखाते होंगे। ये उदाहरण और ये वाले प्रश्न एक साथ कर लेना, जब बाद में प्रैक्टिस करोगे तो। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न। 18वें प्रश्न में देख लेना, पढ़ लेना आप, मैं आपको बता देता हूँ। एफ एक्स बराबर आपको इस तरह से दिया है, जब एक्स बड़ा हो 0 से तो इसका मान 1 के बराबर होगा। एक्स अगर 0 के बराबर हो तो 0 के बराबर होगा उत्तर। और एक्स अगर 0 से बड़ा छोटा होगा तो एफ एक्स बराबर -1 होगा। एफ एक्स को इस तरह से परिभाषित किया है, जी एक्स बराबर ऐसे ब्रैकेट के अंदर एक्स लिखा है। इसका मतलब या तो ये महत्तम पूर्णांक फलन होगा, या आपका ये क्या होगा, लघुत्तम पूर्णांक फलन होगा। ठीक है, दो ही तरह के हो सकते हैं। तो महत्तम पूर्णांक फलन में क्या होता है, आगे दिया भी है कि जो x है इसका मतलब x से कम या x के बराबर होना चाहिए कोई भी पूर्णांक। ठीक है, इसका मतलब अभी आएगा समझ। अगर मान लो ये 2.3 होता, तो या तो ये 2 के बराबर होगा या 2 से कम होगा। ठीक है, जैसे 1.9 होता तो 1 होगा, मतलब छोटी संख्या होगा। अगर आपसे इसी की जगह पूछता, महत्तम पूर्णांक फलन की जगह लघुत्तम पूर्णांक फलन होता, तो 2.3 का मान 3 के बराबर होता, क्योंकि 2.3 से बड़ा जो पहला पूर्णांक आता है वो 3 आता है। और 2.3 से छोटा अगर चाहोगे तो 2 ही ऐसा पूर्णांक है जो इससे पहले आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आगे समझ में। आपको दिखाना है एफ ओ जी और जी ओ एफ को संपाती हैं या नहीं है दिखाना है। संपाती मतलब बराबर है या नहीं है, मैंने नीचे भी लिखा भी है। कब? 0 से 1 के बीच में, मतलब इसमें 0 भी आएगा 1 भी, 0 भी आएगा 1 भी। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा ब्रैकेट है। और ये आप जानते होंगे इंटरवल के बारे में, अंतराल के बारे में, 4 तरह के अंतराल होते हैं। ठीक है, वहाँ से आपको ये आना चाहिए। आगे देखते हैं, चले करते हैं। फिर हमने एक मान ले लिया x बराबर 0.3। अब आपसे कहा एफ ओ जी 0.3 निकालो, तो आप एक बार एफ ओ जी निकालोगे, एक बार जी ओ एफ निकालोगे इसके लिए। ठीक है, एफ जी 0.3 हुआ, जी 0.3 का मतलब क्या होगा, इसका मतलब बताया था, या तो वो x के बराबर होगा या उससे कम। 0.3 से छोटा पहला पूर्णांक कौन सा आता है, 0 आता है।
तो इसकी जगह हमने जी 0.3 की जगह 0 लिख दिया। और F0 बराबर कितना होगा, यहाँ पे देखो आपको दिया है टेबल में, जब 0 हो तो 0 ही होगा, तो हमने लिख दिया 0। ऐसे ही हमने जी एफ 0.3 निकाला, जी एफ 0.3 लिया। F 0.3 कितना होगा, 0.3 क्या है, 0 से बड़ा है, तो F वाले में जाओ, 0 से बड़ा ये वो किसके बराबर आता है, 1 के बराबर। तो यानी हम यहाँ रख देंगे इसकी जगह पर 1। और G1 किसके बराबर होगा, 1, क्योंकि 1 के से छोटा 1 के बराबर वाला पूर्णांक क्या है, 1 ही है। समझ गए। तो दोनों बराबर आए क्या, नहीं आए, तो हमें दिया दोनों बराबर नहीं। इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है। और ये था 18वां प्रश्न, ये रहा। 19वां प्रश्न मैं आपको करा चुका हूँ। 2 की घात 4 हो, 2 की घात 2 गुणा 2 होगा, यानी ये 2 की घात 4 16 आएगा, 16 हमारा सही उत्तर होगा। कराया है पीछे, और अभी एक जगह पे लिखा भी दिए थे एक साथ। तो इतना आपका कंप्लीट हो गया। अब ध्यान दो, जब आपने अच्छे से पढ़ लिया पूरा, तो आपके पास वक्त तो आजकल है, लॉकडाउन है, घर में ही हो, तो काम करो कि जो ये दिया है ना बाद में, इसको भी पढ़ो एक बार, ताकि इससे आपका रिवीजन हो जाए। जितना आपने पढ़ा है वो सबका सब यहाँ दिया हुआ है। रिक्त संबंध क्या था, सार्वत्रिक संबंध क्या था, स्वतुल्य क्या था, सममित क्या था, संक्रामक क्या था, इन तीनों को मिलाकर ही क्या कहते हैं हम लोग, तुल्यता संबंध कहते हैं। और ऐसे ही देखो आगे भी, ये देखो कहा भी है, तीनों को जब मिलाओगे तो तुल्यता संबंध कहेंगे। देखना कुछ छूटा तो नहीं है आपका। ठीक है। इस तरह से काफ़ी चीज़ें दी हैं, देखो आच्छादक की व्युत्क्रमणीय है, पूरा रिवीजन हो जाएगा जितना था। तत्समक अवयव, व्युत्क्रमणीय क्या होता है, आगे देखिए क्रम विनिमय, साहचर्य, इसके नियम भी दिए हैं, इतना पढ़ना है। उसके अलावा अगर आप लोग ये समझते हो कि संबंध फलन कहाँ से आया, इसका इतिहास क्या था, किसने इसे शुरू किया, तो अब देखो यहाँ पर जब जो मैथ्स है, इसमें कोई भी अगर चैप्टर आप पढ़ रहे हो, तो इस चैप्टर की जो इस चैप्टर का पिता मान सकते हो या गुरु कहो ना, किसी एक को नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्टों ने क्या किया है इसमें। साइंटिस्ट ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मैथमेटिशियन है वो भी एक तरह के साइंस ही है, मैथ्स भी जो है। ठीक है। प्रत्येक सब्जेक्ट एक तरह का साइंस है, या जो आप समझ सको। तो उनने क्या किया कि वो सारी चीज़ों को पढ़ते हुए चलते थे। एक बार और समझाता हूँ आपको। पहले जब क्या होता था, प्राचीन काल में सारे सब्जेक्टों के का एक ही टीचर होता था, मतलब एक कोई विद्वान है, तो इसका मतलब वो ये नहीं कि सिर्फ मैथ्स वाला ही हो, या वो फिजिक्स वाला ही हो, केमिस्ट्री वाला, आर्ट वाला ही हो। ठीक है। यानी जो भी आपके भूगोल इतिहास हैं उनका ही हो, ऐसा टीचर नहीं होता था। कोई भी अगर एक टीचर होता था तो उसे सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते थे, सभी चीज़ों में वो शोध करता था, जिसमें उसे सफलता मिल जाए वह उसका, वहाँ पर उसका नाम आता था। जैसे आप लोगों ने देखा होगा न्यूटन के बारे में या आइंस्टीन के बारे में, इन लोगों ने फिजिक्स में भी काफ़ी चीज़ें ढूंढी हैं और मैथ्स में भी बहुत चीज़ें ढूंढी हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट एक ही होते थे। उसके बाद हुआ क्या, ये चीज़ आप सुन लो एक बार स्टोरी। तो स्टोरी क्या है कि, स्टोरी क्या मतलब, ये सही बात है। तो अल्फ्रेड नोबल थे एक, जिनके नाम पे नोबल पुरस्कार दिया जाता है 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष। ठीक है। 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष नोबल पुरस्कार दिया जाता है जो उत्कृष्ट काम करते हैं 6 तरह के क्षेत्रों में। वो 6 क्षेत्र बनाए गए हैं, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान का क्षेत्र 2 ये होगी। ऐसे ही बहुत सारे हैं जो 6 क्षेत्र हैं, उनमें नोबल पुरस्कार दिया जाता है उनके नाम पर। तो वो क्या थे कि वह जब अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि वह अपना, जब उनने क्या बनाया, एक केमिकल वो ले जा रहे थे, ठीक है, अपनी वैन में, गाड़ी में, वो नहीं ले जा रहे थे, उनके जो क्या होंगे, जो असिस्टेंट होंगे, उनके जो भी वर्कर होंगे वो ले जा रहे थे। तो केमिकल जो था उसमें जो सब्सटेंस था, उसके अंदर आप केमिस्ट्री तो पढ़ते ही होंगे, तो उसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में थी उस पदार्थ के अंदर। तो ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अगर एक साथ होती है ना, तो ये आपस में जब अभिक्रिया करती है तो ये विस्फोट करती है बड़ा। तो आपस में जब वो हिल रहा था वो कैन, तो ये आपस में रिएक्शन करा होगा, इनने अभिक्रिया की होगी, तो ये ब्लास्ट हो गया और उनके जो साथ के लोग थे वो मर गए। तो उससे क्या हुआ, उनको बहुत ज़्यादा आघात हुआ, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये जो नोबल पुरस्कार है ये बना दिया। ठीक है। उन्होंने कहा कि मेरे, उनके पास पैसा बहुत कुछ था, उनने बनाया था डायनामाइट। याद रखना, जो ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला पदार्थ था, इससे डायनामाइट बना था, जिससे ब्लास्ट होता है, छोटा मोटा ब्लास्ट करते हैं। और उसी डायनामाइट की खोज के बाद जो अलग अलग वैज्ञानिक हैं उन्होंने उसको आधार बनाकर जो परमाणु बम, अणु बम बनाए हैं, ये उसी से बना रखे हैं। ठीक है। और इस तरह के कई सारे बम। तो उन्होंने कहा कि मेरे मरने के बाद, उनने बहुत पैसा कमाया था, उन्होंने ये सारा पैसा एक बैंक में रख दिया, स्विट्जरलैंड के एक बैंक में। ठीक है। वो बैंक में अब जो पैसा है उसका ब्याज इतना आता है कि उस ब्याज से क्या करते हैं, ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उनके जन्मदिन के अवसर पर 10 दिसंबर को। ठीक है। हर साल जो भी अच्छे अच्छे काम करते हैं या अच्छी खोज करते हैं,
एक शांति भी है उसमें, ठीक है। शांति मतलब शांति के लिए जो काम करते हैं, जैसे मलाला यूसुफजई को मिला था एक बार नोबेल पुरस्कार, और इस तरह के कई सारे लोगों को मिला है, ठीक है। भारत के भी बहुत लोगों को मिला है। तो ये पुरस्कार दिया जाता है, और उसके बाद से ही उन्होंने जब ये बना दिए अलग अलग फील्ड, तो वहीं से जो सब्जेक्ट हैं वो क्या कर दिए गए, अलग कर दिए गए, ठीक है। के इस विश्व स्तरीय में जो सारे सब्जेक्टों का अध्ययन एक साइंटिस्ट करता था, उसे अलग कर दिया। गणित को अलग बना दिया। पढ़ाई को ही इस तरह से बना दिया कि आपको एक लेवल तक पढ़ने के बाद, एक लेवल तक तो सब आप साथ पढ़ोगे, उसके बाद सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे, उसके बाद आप एक अपना फील्ड अलग से चूज कर लोगे कि आपने गणित का कर लिया, या आपने भूगोल का कर लिया, या आपने फिजिक्स का कर लिया, केमिस्ट्री का कर लिया। तो वहाँ से ये सब्जेक्ट अलग होगी, क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट में परफेक्ट होगे ना, तो कभी ऐसी गलती नहीं होगी जो गलती उनसे हुई, कि उनको उनने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो ऐसा पदार्थ भिजवा दिया जिसके बारे में उनको पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है। तो ये अलग अलग फील्ड कर दिए, तो आप जहाँ पर भी आप कभी कोई खोज होगी, तो उस खोज में वहाँ पे मैथमेटिशियन भी होगा कोई, फिजिक्स वाला भी होगा, केमिस्ट्री वाला भी, जो जो उसके लिए वहाँ पे ज़रूरत होगी, उस तरह के अलग अलग वैज्ञानिक होंगे, बहुत सारे वैज्ञानिक। जो खोज होगी, तो उस खोज में सबका नाम आएगा। समझ में आ गया? तब से ये विषय अलग अलग हुए हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कभी आप अगर मैथ्स पढ़ते समय कहीं पर न्यूटन का नाम देख लो कि इस खोज में न्यूटन ने भी कुछ किया है, और ऐसे ही कहीं पर आप फिजिक्स में न्यूटन का नाम सुन लो, तो ये मत सोचना यहाँ और वहाँ वाला न्यूटन अलग है। हो सकता है वो दोनों न्यूटन एक ही हों, क्योंकि वो पहले तक का सब एक तरह से वो सारी खोजें करते थे सारे सब्जेक्टों में, अलग अलग सब्जेक्टों में, ठीक है। और ये बाद में ये चीज़ शुरू हुई है। तो देखिए, आपको मैं क्या कह रहा था कि फलन के बारे में और संबंध के बारे में अगर आप जानना चाह रहे हो, तो इसको पढ़ो। इसमें देखोगे कि आप जो ये कई सारी चीज़ें हैं, इन फलनों में कई सारे साइंटिस्टों ने अलग अलग जगह पे खोजें की थी इसके बारे में, मतलब नई नई चीज़ें ढूंढ कर यहाँ पर दी हैं। और ये इस तरह से हमारा पूरा यहाँ तक का इसके बारे में दिया है। पढ़ना ज़रूर, क्योंकि इससे हो सकता है कि आपको कोई एक वर्ड भी अगर समझ में आ जाए बीच में, तो हो सकता है आने वाले टाइम में वो आपके लिए हेल्प करेगा अगले चैप्टर में, आने वाले चैप्टरों में। तो ये चीज़ है। और उसके साथ ही एक चीज़ और बताना चाह रहा था मैं, कि जो ये आप कभी कभी ऐसा सोचते होगे, जैसे आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ मैं। हम्म, चलिए फ़िलहाल इसमें अभी कुछ है नहीं। हाँ, तो मैं बोला था जैसे कि आपने फलन पढ़ा, फलन पढ़ने के बाद आप सोच रहे होंगे कि ये जो फलन बनाया है, इसका हमारा प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो जब बड़ी बड़ी रिसर्च होती है ना, तो वहाँ पर इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। नॉर्मली हम अपनी डेली लाइफ में भी कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि हमारे परिवार में 4 लोग हैं, और आपने कहा कि आपको खाना बनाना है, ठीक है, रोटियां बनानी है सबके लिए। तो आपने कहा कि जो पहला वाला व्यक्ति है, ये व्यक्ति अगर 4 रोटी खाता है तो 4 लिख दिया, दूसरे की जगह 6 खाता है 6 लिख दिया, तीसरे की जगह 3 लिख दिया, और तीसरा और चौथा हो सकता है दोनों 3 3 रोटी खाते हो, तो आपने चौथे की जगह भी 3 लिख दिया। तो इस तरह से देखिए, अगर आप इस चार्ट को बना रहे हैं अपने दिमाग में, तो एक तरह देखा जाए तो ये भी एक तरह का फलन ही है, ठीक है। ये फलन है, एक अनेक वाला फलन है ये, एक एक ही नहीं है। एक एक ही मतलब एक एक होता है, एक एक को मिलकर बना होता है। अगर यहाँ 3 की जगह पे मैं इस चौथा आदमी की जगह 5 लिख दूँ, तो आप देखोगे कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक एक प्रतिबिंब है यहाँ पर, है या नहीं है। तो ये एक तरह से फलन बन सकता है। तो इस तरह से इसका प्रयोग हो सकता है, ठीक है। ऐसे कई जगहों पर इनका प्रयोग हम कर सकते हैं डेली लाइफ में, लेकिन बड़े लेवल पर इसका प्रयोग होता है आने वाले चैप्टरों में, कहीं पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए इस चीज़ का प्रयोग अभी हमें पता नहीं चल रहा है। अभी हमें सीखना है ये सब कुछ। जैसे हम बचपन में होते हैं, बचपन में हमारे परिवार फैमिली में हमारे पेरेंट्स हमें कई सारी चीज़ें बताते हैं, अभी हमें उनका प्रयोग वहाँ पर नहीं होता है। या हमारे दोस्त, हम जहाँ पर भी रहते हैं, घूमते हैं, जिनके साथ भी रहते हैं, वो हमें कई सारी बातें बताते हैं, उस समय हमें उन बातों का अर्थ पता नहीं होता, और हम वो चीज़ सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं। जब बाद में हम बड़ी चीज़ जगह पहुँचते हैं, तो हमें पता चलता है कि इनका प्रयोग यहाँ पर हो रहा था, ठीक है। अब वो अच्छी बातें भी हो सकती हैं और गलत बातें भी हो सकती हैं। तो जिस तरह की बातें आप सीख रहे हो, उनका प्रयोग आने वाले वक्त में आपको पता चलता है कहाँ हो रहा है। उसी तरह से यह भी फलन और संबंध और फलन भी एक ऐसा चैप्टर है जिसका प्रयोग यहाँ पर आपको कम पता चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम पर जब आप आगे को पढ़ाई करोगे, तो आपको इसका प्रयोग वहाँ पता चलेगा, ठीक है। चलिए, फिर ये चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद एक कल लाइव वीडियो होगी, वीडियो में टाइमिंग आपको मैं बता दूंगा, और उस समय सारे लोग आ जाना, ठीक है। पक्का आना, क्योंकि अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, तो वहाँ पर हो सकता है मैं देखता हूँ कि क्या कर रखा जाए। प्रीवियस ईयर में जो जो पेपर में क्वेश्चन आए हैं वो ढूंढता हूँ, और उन प्रश्नों को आपको वहाँ पर दूंगा। और पक्का आना है, अगर टाइमिंग बता दूंगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सारे नोट्स कंप्लीट करने हैं, और अभी चैप्टर कंप्लीट हो गया है, मुझे नोट्स भेज देना जो भी मेरे स्कूल के विद्यार्थी हैं। वो सारे के सारे मुझे नोट्स भेजो, मैं चेक करूँगा सारी कॉपियाँ।
ठीक है? चेक करने का मतलब मैं देखूँगा कि कहीं कोई गलती तो नहीं की है आप लोगों ने, और उसके बाद जब स्कूल खुलेगा तो तब तुरंत चेक कर ली जाएगी, कोई इतना टाइम नहीं लगेगा। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।